हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट फंक्शंस और ऑब्जेक्ट क्या कॉस्ट अकाउंटिंग की, और इसके अलावा हम देखेंगे टाइप्स एंड टेक्निक क्या कॉस्टिंग की। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कॉस्ट अकाउंटिंग की, इसके अलावा स्कोप क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या कॉस्टिंग के कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट के फंक्शंस या ऑब्जेक्ट क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के। सबसे फर्स्ट आता है कॉस्ट असरटेनमेंट करना, यानी कि हर प्रोडक्ट या सर्विस का एग्जैक्ट कॉस्ट निकालना कॉस्ट असरटेनमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कार को बनाने का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो कार को बनाने के लिए मटेरियल एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का लगा है। जो लेबर यूज की गई है, लेबर का जो खर्चा है 2 लाख रुपए, और जो एक्सपेंसेस का जो खर्चा है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए है। तो जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सबको ऐड करके 8 लाख। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है जो कैलकुलेट की गई है। इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट असरटेनमेंट करना, यानी कि हर प्रोडक्ट या सर्विस का एग्जैक्ट में कितना कॉस्ट आया है उसको कैलकुलेट करना कॉस्ट असरटेनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना। इसमें चेक करना कि कॉस्ट लिमिट के अंदर है या नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये है, जबकि जो एक्चुअल में कॉस्ट आई है वो मान लेते हैं 120 आई है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 रुपये। तो जो ये 20 रुपये डिफरेंस है ये कि अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल इसलिए क्योंकि 100 स्टैंडर्ड रखा था, 120 एक्चुअल में आया, तो 20 क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया कॉस्ट। तो मैनेजमेंट यहाँ पे रीजन फाइंड आउट करेगी कि किन कारणों से जो कॉस्ट है वो ज्यादा आई है, और फिर कंट्रोल करेगी कॉस्ट को। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट रिडक्शन करना, परमानेंट कॉस्ट कम करना बिना क्वालिटी को खराब किए हुए। एग्जाम्पल के लिए न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, वेस्टेज कम की जाएगी, जो सस्ता रॉ मटेरियल सब्स्टिट्यूट यूज करना। एग्जाम्पल लेते हैं कि इम्प्रूवमेंट से पहले, मान लेते हैं कि इम्प्रूवमेंट से पहले कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, तो जब इम्प्रूवमेंट किया गया, इम्प्रूवमेंट करने के बाद कॉस्ट होगी 85, तो यहाँ पे कितना सेविंग होया? 15 रुपी सेविंग है जो हो चुके। जो ये सेविंग है परमानेंट सेविंग कहलाएगी, कि जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया था, इम्प्रूवमेंट से पहले कॉस्ट 100 था, तो जब इम्प्रूवमेंट किया गया उसके बाद 85 कॉस्ट हो गया, तो 15 रुपी क्या हो चुकी है? सेविंग हो चुकी है, परमानेंट सेविंग ये कहलाएगी। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन करना। नेक्स्ट होता है कि असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट दे रहा है ये चेक किया जाता है इसमें। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए है, दूसरा प्रोडक्ट बी है। ए प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आता है मान लेते हैं वो 50 रुपी आ रहा है, और इसका जो सेलिंग प्राइस है मान लेते हैं वो 80 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50 वाला प्रोडक्ट 80 में सेल हो रहा है, कितना? 30 रुपये प्रॉफिट है। ऐसे बी प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट आ रहा है मान लेते हैं 60 रुपये आ रहा है, और जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कितना? 70। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60 वाला प्रोडक्ट 70 में सेल करेंगे तो 10 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। तो ए और बी प्रोडक्ट इन दोनों में कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट किसका ज्यादा है? ए प्रोडक्ट का ज्यादा है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? प्रोडक्ट ए को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा फोकस प्रोडक्ट ए पर करेगी क्योंकि इसका प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना। सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है? हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जब हम टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं प्रॉफिट मार्जिन को, प्रॉफिट मार्जिन जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? सेलिंग प्राइस आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि टोटल कॉस्ट आ रहा है हमारे पास, एग्जांपल के लिए 200 आ रहा है। मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट डिजायर प्रॉफिट रखा गया है वो मान लेते हैं कि 50 रुपये है जो डिजायर प्रॉफिट रखा गया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 200 प्लस 50, 250 रुपये क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस को जो असरटेन किया जाता है।
नेक्स्ट पैरा हमें ये बताता है सेलिंग प्राइस और डिमांड सप्लाई के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस को हेल्प करता है सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में, क्योंकि ये हमें बताता है कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट में से कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि हम जानते हैं टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है। जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो मतलब क्या होता है कि इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही ऐड की जाती हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट ने फिक्स्ड ही रहना, कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ लिंक होता है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे प्रोडक्शन कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट पता चलती है, फिक्स्ड कॉस्ट पता चलती है, वेरिएबल कॉस्ट पता चलती है हमें। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो कंपनी प्राइस को कम कर सकती है, या फिर जो अननेसेसरी एक्सपेंस होते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंस वो खर्चे जो बेफिजूल के हैं, तो उन अननेसेसरी एक्सपेंस को कम कर सकती है कंपनी। एग्जांपल के लिए, अगर एक प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट मान लेते कि 100 रुपये है और मार्केट में कंपटीशन है ज्यादा, तो कंपनी चेक करेगी कौन सी कॉस्ट कम की जा सकती है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 100 रुपये, और जो प्रॉफिट है मान लेते हैं वो 20 रुपये है। तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करती हैं? 100 + 20, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेलिंग प्राइस आता है। फॉर्मूला क्या आता है सेलिंग प्राइस का? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके 120 क्या आ गया हमारे पास? सेलिंग प्राइस आ गया। अगर मान लेते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से प्राइस 120 से घटा करके क्या करना पड़ गया? 110 करना पड़ गया, कम करना पड़ गया प्राइस। तो अभी यहाँ पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट 100 से क्या करनी पड़ेगी? रिड्यूस करनी पड़ेगी। अगर 10 रुपए से प्राइस कम की है तो कॉस्ट भी हमें क्या करनी पड़ेगी? 10 रुपए से कम करनी पड़ेगी, ताकि जो डिजायर प्रॉफिट है उसमें कोई भी चेंज ना आए। तब भी हमारा सेलिंग प्राइस मतलब 110 होने के बावजूद भी प्रॉफिट कितना रहेगा? 20 रुपए ही रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन से होते हैं? जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, ओल्ड प्रोडक्ट बंद करें या कंटिन्यू रखें, मेक और बाय का डिसीजन लेना कि खुद बनाए या फिर बाहर से जो परचेज करके लेके आए, फॉरेन मार्केट में सस्ता बेचे या ना बेचे, न्यू मशीन खरीदें या ओल्ड मशीन को रिपेयर करें। मेक और बाय डिसीजन का मतलब होता है, मेक होता है कि क्या हम प्रोडक्ट को खुद बनाए, बाय का मतलब होता है या फिर बना बनाया प्रोडक्ट बाहर से परचेज करें। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर मेक कॉस्ट आ रही है 120 पर यूनिट, मेक कॉस्ट आ रही है, मेक कॉस्ट एग्जाम्पल के लिए 120 रुपये पर यूनिट आ रही है, यानी कि अगर हम खुद प्रोडक्ट बनाए तो हमें 120 रुपये पर यूनिट बनेगा। अगर हम बाय करते हैं, बाय कॉस्ट आती है मान लेते हैं कि 100 रुपये पर यूनिट आती है, तो यहाँ पे हमें सस्ता क्या पड़ेगा अगर हम बाहर से खरीदेंगे? तो यहाँ पे फिर डिसीजन क्या लिया जाएगा कि बाय करना बेटर है, तो यहाँ पे बाय डिसीजन है जो ली जाएगी। नेक्स्ट आते कंप्लायंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी किया है, मतलब कि कंपनी को प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने ही पड़ेंगे। 47 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको कंपलसरी है कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करना। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है। सबसे फर्स्ट आती है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। कॉस्ट तब कैलकुलेट होती है जब खर्चा ऑलरेडी हो चुका होता है, इसको हम पोस्ट मॉर्टम कॉस्टिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जनवरी में 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि 1 लाख रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है जनवरी में। तो इसको हम कैलकुलेट कब करेंगे? फरवरी में करेंगे। है ये जनवरी का, लेकिन कैलकुलेट कब किया गया? फरवरी में। यानी कि जब एक्सपेंसेस ओकर हो चुके होते हैं, तब हम क्या करते हैं? कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं बाद में, लेटर लेटर कैलकुलेट की जाती है। ये पहले खर्चा हो चुका होता है, फिर उसके बाद इसको कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नेक्स्ट आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि ये पहले से स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं, फिर जो एक्चुअल में कॉस्ट आती है उससे कंपेयर करते हैं, जो डिफरेंस आएगा उसको
वेरिएंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड कोस्ट है, स्टैंडर्ड कोस्ट एग्जांपल के लिए 500 रुपी है और एक्चुअल में जो कोस्ट आई है, एक्चुअल कोस्ट मान लेते हैं कि वो 550 रुपी आ गई है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, जिसे हम वेरिएंस बोलते हैं। कितना वेरिएंस है, 50 रुपी। तो ये वेरिएंस क्या है, अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो 500 रुपी का रखा था, एक्चुअल में कोस्ट 550 आ गई है, 50 रुपी से एक्स्ट्रा कोस्ट आ गई है, ये वेरिएंस है, तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। तो फिर यहाँ पे रीजन फाइंड आउट करते हैं कि जो ये वेरिएंस आया है, एक्चुअल कोस्ट जो स्टैंडर्ड कोस्ट से ज्यादा आई है, क्यों आई है, क्या रीजन है इसका, क्या मटेरियल के प्राइस बढ़ गए हैं या फिर लेबर है जो इनएफिशिएंट है। नेक्स्ट आती है मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो जो कॉस्ट के अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस आता है उसको हम मार्जिनल कोस्टिंग बोलते हैं। मार्जिनल कोस्टिंग यानी कि सिर्फ इसमें वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर की जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट को इसमें अलग ट्रीट किया जाता है। क्यों किया जाता है, समझते हैं इसी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होता, चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट ने फिक्स ही रहना है। एग्जांपल के लिए फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री रेंट अगर आप फैक्ट्री के अंदर 1000 यूनिट बनाओ तब भी फैक्ट्री रेंट फिक्स रहेगा, चाहे आप 2 यूनिट बनाओ तब भी फैक्ट्री रेंट है जो फिक्स रहेगा। ऐसे मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड है, प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होता इसका, चाहे प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो, फिक्स्ड कॉस्ट ने फिक्स ही रहना है। वहीं जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, प्रोडक्शन बढ़ा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही आती है। अब मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जैसे ही आप यूनिट को बढ़ाते हो, यूनिट के बढ़ाने से जो टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंज आता है, जो चेंज आता है टोटल कॉस्ट के अंदर, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। मान लेते हैं कि यूनिट हमने पहले 10 यूनिट बनाई थी, 10 यूनिट को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट मान लेते हैं कि 20 रुपये आ रही है। तो जैसे ही हमने यूनिट बढ़ा दी, बढ़ा के यूनिट मान लेते हैं कि 20 कर दी, टोटल कॉस्ट बढ़ के कितनी होगी, 40 होगी है। कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बनी है, 10 यूनिट, और कॉस्ट में कितना चेंज आ गया, 20 रुपये। तो हम जानते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आई है, फिक्स ने तो चेंज होना नहीं है, किस में चेंज होना है, वेरिएबल में। तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो चेंज हम देखते हैं तो वो किस कारण से आया होगा, वेरिएबल कॉस्ट के कारण से आया होगा। इस कारण से हम इसे मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जब बोलते हैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के कंसीडर करते हैं, यानी कि जो ये चेंज आया किस कारण से है, वेरिएबल कॉस्ट के कारण से आया ये चेंज। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है कि एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से जो टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आया उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जब हम सेल्स में से, जब हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है कंट्रीब्यूशन का, ये डिफरेंस है कंट्रीब्यूशन का। तो जब हम कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रॉफिट का। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने पे प्रॉफिट आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि सेल्स है 1000 रुपये और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 600, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1000 में से 600 माइनस करेंगे 400 रुपये। और मान लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 300, तो हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके 100 रुपये जो आया वो हमारे पास किस चीज का आया है, प्रॉफिट का आया। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट हम प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो प्रॉफिट में एडजस्ट करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है कि जब हम सभी कॉस्ट को, सभी कॉस्टिंग जैसे कि फिक्स्ड और वेरिएबल सभी कॉस्ट को जब हम प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं तो उसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं।
प्रोडक्ट कॉस्ट जैसे इसमें समझते हैं हम इस कंसेप्ट को। जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कर देते हैं, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि जो मटेरियल का खर्चा है, मटेरियल का खर्चा एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये है, और जो लेबर का खर्चा है, लेबर का 30 रुपया है, वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपये और फिक्स्ड ओवरहेड मान लेते हैं 20 रुपये। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट इन सब को ऐड करके हम कैलकुलेट करेंगे 110 रुपये। इस मेथड के अंदर सारी की सारी फुल कॉस्ट है जो इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है कि जब कई सिमिलर कंपनीज मिलकर सेम कॉस्टिंग मेथड और सेम अकाउंटिंग रूल्स को यूज करती हैं ताकि वो एक दूसरे का परफॉर्मेंस कंपेयर कर सके। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 5 सीमेंट कंपनी डिसाइड करती हैं मिलके कि सब एक ही तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगी, तो अब वो इजीली कंपेयर कर सकती हैं कि कौन कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी ए बी सी तीनों सेम मेथड यूज करती है, तो आसानी से कंपैरिजन हो जाएगा इनका। इस तरीके से बच्चों आज का हमारा कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या है। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।